Hello everyone, welcome to the new class of macroeconomics. In this class, we will be dealing about the very basic ideas of macroeconomics. What are the separations? What are the things which separates micro from macro? And we will also deal with things like why macroeconomics emerged. हम सीखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय बन के उभरा जो पहले नहीं था। इकोनॉमिक्स पहले कभी भी मैक्रो माइक्रो नहीं हुआ करता था, इकोनॉमिक्स ज्यादातर माइक्रो के विषयों पे ही फोकस करता था। ठीक है, वो कैसे मैक्रो बना, ये सब चैप्टर 1 का पार्ट है। हम लोग चैप्टर 1 में देखेंगे। हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, हम सीबीएसई एनसीईआरटी एनसीईआरटी का 2024 से 25 का जो बुक का एडिशन है, उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हमारा पार्ट है। हम अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चैप्टर 1 का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या जानेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाई मैक्रो, वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे किसमें, चैप्टर 1 में। ओके, सो अभी शुरुआत हुआ है, पूरा क्लास करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, देयर आर सम करेक्शंस यहाँ पे। कंसर्न ऑल हियर इट विल बी सिटीजन्स। ओके, ठीक है, एंड हेयर आप इसको ऐसे करिए, काम कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, विल द प्राइसेस। ठीक है, विल द प्राइसेस, समझ में आया। देखते हैं। ठीक है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, हम थोड़ा इसको समझते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, once again there are some issues which needs correction, so just have some patience. Okay, fine, we will do it here only. Okay, ठीक है, हम ना मैक्रो की बात करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ओके, सबसे पहले जब हम देखते हैं हमारा सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, हम कह सकते हैं कि पहले स्टोन एज था, पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक, then we arrived at neolithic, then we arrived at what, chalcolithic, then we arrived at chalcolithic. Okay, and somewhere between chalcolithic we had our first civilization in India, Indus Valley civilization, Indus Valley civilization.
Indus Valley civilization. Okay, okay, and then we had Iron Age. Then we had Iron Age. ठीक है, ये सब स्टोन एज है, ये सब ठीक है, ये स्टोन एज के पार्ट है, ये स्टोन एज के पार्ट है। ठीक है, यहां पर इकोनॉमी कैसा रहा होगा, कैसे लोग वहां पे, मतलब क्या बिजनेस होगा? ऑब्वियसली यहां पे लोग हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स यही रहते होंगे, शिकारी, फोराजिंग, जंगल में जो मिला उसको लूट के ले आए और खा लिए, यही यहाँ का इकोनॉमी है। और क्या इकोनॉमी है, अगर हर कोई पूछे कि इस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रहा होगा, यही इकोनॉमिक एक्टिविटी रहा होगा। बस जो जरूरत है अपने हिसाब से पकड़ा, हंटिंग किया, गैदर किया और खा लिया। नियोलिथिक तक आते आते आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। मतलब हम लोग फूड प्रोड्यूसर्स, हम लोग क्या बन गए थे, फूड प्रोड्यूसर्स बन गए थे। समझ में आ रहा है, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिए थे। जब हम फूड प्रोड्यूसर्स बने, जब तक हम फूड प्रोड्यूसर्स नहीं बने तब तक सिविलाइजेशन हम नहीं ला सकते थे। जब हम फूड प्रोड्यूसर्स बन गए, देखिए चालकोलिथिक में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा खास बात क्या है कि वहां पे राइटिंग है, वहां पे क्या है, लैंग्वेज है। समझ में आया, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, लैंग्वेज है। इंडस वैली का सबसे खास बात यही है, वहां पे लैंग्वेज है। हो सॉरी, ओके, सबसे बड़ा खास बात क्या है कि वहां पे लैंग्वेज है। ठीक है, फिर आयरन एज आया। आयरन एज में, आयरन एज का खासियत क्या था कि आयरन एज का खासियत ये था सर, आयरन एज का, ठीक है, आयरन एज का खासियत ये था कि आयरन एज में एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बूम किया। क्या हुआ, एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बूम किया। हमारे पास जब आयरन मिला, गंगा और यूपी बिहार की जमीनों में जहां गंगा यमुना बहती है, आयरन क्या है, एलुवियल सॉइल है यूपी बिहार का। तो हमने क्या क्या लिया, लोहा का कुदाल और कर दिया गड्ढा जमीन में, और मिट्टी कोरा, वहां का मिट्टी मजबूत होता है। खेती हुआ, खेती बढ़ने से और इकोनॉमी आगे बढ़ा। ठीक है, और खेती हुआ, खेती होने से हुआ एक चीज, एक देखिए आप लोग, जब ज्यादा जब ज्यादा आपका एग्रीकल्चर, जब ज्यादा एग्रीकल्चर, जब ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सरप्लस, सरप्लस फूड ग्रेन्स, सरप्लस फूड ग्रेन्स आएंगे। सरप्लस फूड ग्रेन्स आएंगे ना, जब खेती ज्यादा होगी, जब एक किसान इतना अनाज उगा पाएगा कि वो मार्केट में बेच सके, तभी तो कुछ लोग होंगे जो खेती छोड़ के शहर में जाएंगे। और क्यों जाएंगे शहर में, शहर में थोड़ी कोई अनाज उगाता है। हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, समझ में आया। वो लोग में क्या बताइए, ये सब चीजों से अनाज नहीं उगती, अनाज इनसे, हमें इनसे पैसा मिलेगा, हम अनाज खरीदेंगे। समझ में आ रहा है, तो कोई अनाज उगाने वाला होगा तब तो अनाज उगाने वाले हमेशा किसान होते हैं, वो इतना अनाज उगा के शहर उगा लेते हैं कि वो शहर में भेजते हैं। तो जब तक सरप्लस नहीं आएगा तब तक शहर नहीं बस पाएगा। टाउन के लिए क्या चाहिए, गांव। शहर को जिंदा कौन रखता है, गांव। बिना गांव के शहर जिंदा रह पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो गांव अनाज भेजता है शहर को, तब तो शहर में लोग बड़े बड़ी कंपनियों में दिन भर फोन चला रहे हैं, क्योंकि अनाज गांव से आ रहा है। समझ में आया। तो यहाँ तो इकोनॉमी कैसे बढ़ी है, हम यहाँ पे हंटर गैदरर्स थे, हंटर गैदरर्स के बाद हम फूड प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं, नियोलिथिक में फूड प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पास दुनिया का पहला मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन आता है। फिर आयरन एज आता है। आयरन एज के बाद आपको पता है, आयरन एज के बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं वैदिक एज। ठीक है, उसके बाद महाजनपद, महाजनपद, एंड देन वी हैव आवर फर्स्ट एम्पायर, दैट इज मौर्यन, दैट इज मौर्यन एम्पायर। इज दैट वेरी क्लियर, मौर्यन एम्पायर है। ठीक है, यहां तक पहुंचते पहुंचते तक हम कितना डाइवर्स हो गए थे इकोनॉमिकली, हम सोचिए कितने आगे हो गए होंगे, है कि नहीं। कहाँ मार के खाने वाले, और कहाँ पे वैदिक एज, महाजनपद और मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर एम्पायर बना ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था।
किसके कंपैरिजन में? वैदिक एज, महाजनपद, सैनी और स्टोन एजेस। तो इकोनॉमी क्या कर रहा था उस समय? इकोनॉमी ग्रो कर रहा था। उस समय इकोनॉमिक्स का मतलब कभी मैक्रो माइक्रो नहीं था। बस ये समझना कि देश में कितने सिक्के होने चाहिए, सरकार को कितना सिक्का बनाना चाहिए, एक आम इंसान अपने जीवन में कैसे बिजनेस कर सकता है, कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, बिजनेस कैसे घटाएं, यही था इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है? अगर ये मैंने इंडिया की बात कही, पश्चिम में भी यही था, वेस्ट में भी यही था। इकोनॉमिक्स का कोई खास माइक्रो मैक्रो नहीं था। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आया? देखिए, एक थ्योरी है, सॉरी थ्योरिस्ट है, एडम स्मिथ, एक फिलोसफर है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, थियोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। थियोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इन बुक का कंप्लीट नाम ये नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, बुक का लगभग नाम यही है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इस किताब में उन्होंने ये बताया था कि मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मार्केट को एक अदृश्य शक्ति चलाती है। क्या चलाती है? एक इनविजिबल फोर्स। इन्होंने किसकी बात की थी? इनविजिबल, इन्होंने इनविजिबल स्पिरिट की बात, सॉरी इनविजिबल फोर्स की बात, इनविजिबल फोर्स की बात करी थी। ओके, इन्होंने इनविजिबल फोर्स की बात करी थी, और वो इनविजिबल फोर्स क्या थे? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ रहा है? उनके अनुसार, एडम स्मिथ की जो किताब है थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ के अनुसार, मार्केट को कोई नहीं चलाता, मार्केट अपने आप चलता है। मार्केट अपने आप चलता है। मार्केट अपने आप कैसे चलता है? जो डिमांड रहेगा उसके सप्लाई करने वाले अपने आप आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? मार्केट अपने आप चलाता है, अपने आप। ठीक है, मार्केट को इनविजिबल फोर्स चलाता है। समझ में आ रहा है? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि मार्केट में बिजनेस कौन करेगा? मार्केट में बिजनेस वही करेगा जिसके अंदर क्या है? जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। मार्केट में लोग प्रोडक्शन क्यों करेंगे? क्यों हम अपने बेड से सुबह सुबह उठ के बिजनेस स्टार्ट करें? क्यों हम अपना दुकान खोलने जाएं? इतनी ठंड में, इतनी बरसात में सोना ज्यादा इजी है। क्यों हम बिजनेस करने जाएंगे? हम बिजनेस इसीलिए करने जाएंगे क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में मेरी कार क्या होगी, बाकियों के कंपैरिजन में मेरा घर कहाँ होगा, बाकियों के कंपैरिजन में मेरा ट्रिप कहाँ होगा, छुट्टी कहाँ मनाएंगे। इसीलिए। समझ में आ रहा है? ये है हमें हमें जो उत्साहित करता है, हमें जो बोलता है गेट अप फ्रॉम योर बेड एंड वर्क हार्ड फॉर, वी वर्क हार्ड फॉर बेटर लाइफ, वी वर्क हार्ड फॉर बेटर लाइफ। ठीक है, वी वर्क हार्ड फॉर प्रॉफिट, एंड दिस इज, और प्रॉफिट इज द फोर्स which motivates every person from their bed to their work. Are you understanding this? एडम स्मिथ का ये थियरी था। एनिमल स्पिरिट की बात करते थे वो, एनिमल स्पिरिट की बात करते थे। ठीक है, मार्केट कैसे चल रहा है? अपने आप। मार्केट को वो क्या कहते थे? मार्केट को वो क्या कहते थे? सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब कि मार्केट अपने आप को संभाल सकता है, उसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो ना सरकार को मार्केट में देखना नहीं चाहते थे। मार्केट में नो नो गवर्नमेंट, मार्केट में नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मार्केट में सरकारी इंटरवेंशन उनको देखना पसंद नहीं था। समझ में आ रहा है? कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार सरकार बीच में आएगी तो मार्केट में दिक्कत ही होगा। इनके अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम क्या है? पुलिसिंग करना, मतलब पुलिस का सर्विस देना। और क्या काम है? ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दो बिजनेसमैन के बीच में, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करवाना, कि कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े। दो बिजनेसमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बस, और अपना ये टैक्स लेती रहे, और टैक्स कम से कम ले। ठीक है, मार्केट में इतना टैक्स ना ले कि मार्केट ही खराब हो जाए। समझ में आ रहा है? फॉर एडम स्मिथ, फॉर एडम स्मिथ
मार्केट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म which can heal itself automatically. एडम स्मिथ के लिए मार्केट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। कैसे? हम इंसान हैं, हमें चोट लगता है तो हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ दिन छोड़ देते हैं, बेड रेस्ट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। समझ में आया? तो एडम स्मिथ ना मार्केट को मानते थे क्या? ऑर्गेनिज्म की तरह मानते थे कि अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आता भी है, मार्केट में कैसा प्रॉब्लम आएगा? मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। मार्केट में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। समझ में आया? मार्केट में क्या होगा? कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा, बिजनेस डूब जाएगा। ठीक है, उनके अनुसार मार्केट इसको अपने आप ठीक कर लेगा, किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था इनकी थ्योरी। इनके अनुसार मार्केट को कौन चलाता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कौन चलाता है मार्केट को? मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी आदमी प्रोडक्शन क्यों करेगा? कोई भी आदमी प्रोडक्शन क्यों करेगा? प्रोडक्शन इसलिए करेगा क्योंकि उस आदमी को क्या चाहिए? प्रॉफिट। ठीक है, उसके अंदर क्या है? एनिमल स्पिरिट। समझ में आया? एनिमल स्पिरिट। मार्केट को जो फोर्स चलाता है उसको ना वो इनविजिबल हैंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इनविजिबल हैंड। ये इनविजिबल हैंड दैट इज यही आदमी को दौड़ा रहा है। ये सब क्या है? सब इनविजिबल हैंड है। किसी को आपके अंदर उत्साह पैदा हो रहा है बिजनेस करने का, किसी को दिखता थोड़ी है, वो आपके अंदर है ना। समझ में आया? तो इसको वो क्या कहते हैं? इनविजिबल हैंड। वैसे ही किसी को डिमांड सप्लाई दिखता थोड़ी है। मार्केट में जाइए, समझिए कि डिमांड है कि नहीं है, उस हिसाब से सामान बनाइए। समझ में आया? ठीक है, ये था एडम स्मिथ की थियोरी। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो मार्केट को क्या मानते थे? एक ऑर्गेनिज्म की तरह जो अपने आप को किसी परिस्थिति में ठीक कर सकता है। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, एडम स्मिथ के टाइम तक में भी 100% ये नहीं आया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई डिफरेंस है। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। ये है किसके लिए? ये पूरा थ्योरी एक बिजनेसमैन पे लागू नहीं होता है, एक बिजनेसमैन पे लागू होता है। ये अभी भी पूरे इकोनॉमी का बात नहीं कर रहे हैं, सब बिजनेसेस को मिला के बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट का कमाना बता रहे हैं। है कि नहीं? अभी देखते हैं। अच्छा, एडम स्मिथ का थ्योरी चला बहुत दिन। एडम स्मिथ का थ्योरी बहुत चला, लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया इस इनके रास्ते पे चल के। इनकी थ्योरी को अगर एक शब्द में हम कहें तो कैपिटलिज्म कहना गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब आया 1928, जब दुनिया में पहली बार क्या आया? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। जब दुनिया में पहली बार क्या आया? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। समझ में आया? ये कब का है? 1928 का है। आपको पता है 1928 वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच का समय है कि नहीं? ये 14 से 18 के बीच में खत्म हो गया था, ये 39 से 45 तक चला, ये बीच का समय है ना। इस समय दुनिया में क्या आया? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ? डिमांड बहुत तेजी से गिरने लगा, उसके कारण सप्लाई गिरा। अगर डिमांड गिरेगा, सप्लाई गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो याद रखिएगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी गिर जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट गिरा, इनकम नहीं गिरेगा। जो वर्कर पहले कमा रहे थे अब वो बेरोजगार बैठे हैं। और अगर इनकम गिरा, बताइए ये क्या बन गया? एक चक्र नहीं बन गया? विशियस सर्कल। एक विशियस सर्कल नहीं बन गया? बन ही गया। ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरता जाएगा। डिमांड गिरेगा, सप्लाई अपने आप गिर जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगा, इनकम गिरेगा, और ये गिरता जाएगा। जैसे जैसे डिमांड गिरेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करेंगे? वो अपने वर्कर्स को काम से और निकालती जाएंगी। वो क्यों रखेंगे फिर? समझ में आया? वो निकालती जाएंगी काम से,
वो काम से निकालती जाएंगी, और जैसे जैसे काम से निकालेंगी बेरोजगारी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा मतलब कि एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा मतलब बेरोजगारी बढ़ेगा ना। जब सप्लाई ही गिर गया, कंपनी प्रोडक्शन कर नहीं रही, तो वर्कर्स को फैक्ट्री में रख के क्या करेगी? अपना लॉस थोड़ी करवाएगी कंपनियां। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, उससे इनकम कम हो जाएगा, और अगर लोग इनकम कम कमाएंगे तो फिर डिमांड कम करेंगे, फिर कंपनियां निकालेगी। ऐसे तो पूरा देश डूब जाएगा, ऐसे तो पूरा देश डूब जाएगा। और याद रखिए एडम स्मिथ ने क्या कहा है, एडम स्मिथ ने क्या कहा है, ठीक है, एडम स्मिथ ने क्या कहा है? एडम स्मिथ का क्या कहना है कि भाई मार्केट अपने आप को ठीक कर सकता है, मार्केट अपने आप को ठीक कर सकता है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अगर ये बात सच है तो फिर ये क्यों नहीं ठीक हो रहा था, ये क्यों इतना बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, क्यों इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था? अगर मार्केट अपने आप को ठीक कर सकता है तो मार्केट इतनी बुरी स्थिति में कैसे गया कि 1928 में लोग ब्रेड के लिए एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार थे? क्यों इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद लोग दुनिया में फासिज्म का जन्म हुआ, नाजिज्म का जन्म हुआ? समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, क्यों जर्मनी में हिटलर आ गया? समझिए इस बात को। अगर मार्केट अपने आप को ठीक कर सकता है तो ये चक्र बना कैसे? ठीक है, इसका मतलब मार्केट अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है, ये बात साबित हो गया, ये बात जो है साबित हो गया। साबित क्या हो गया कि 1928 के ग्रेट इकोनॉमिक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ने ये प्रूव कर दिया कि मार्केट जो है वो ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर इतना चोट लग जाए कि वो खुद से ठीक ना हो पाए, तो डॉक्टर लगेंगे ना ठीक करने के लिए। समझ में आ रहा है? इतना चोट लग जाए कि खुद से हील होने का बात नहीं है, दवा ऊपर से कुछ लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवाएं लेनी पड़ेंगी, तब वो ठीक होगा। उसी तरीके से इसका इलाज देते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। उसके बाद कौन आते हैं? जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स क्या कहते हैं भाई, इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ की थ्योरी तो ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में मार्केट जो है ऐसे ठीक नहीं होने वाला। उनका कहना था, वापस इस ग्राफ पे आते हैं, कि अगर डिमांड गिरा जा रहा है तो सप्लाई गिरते जाएगा, ये चक्र बनता जाएगा। चक्र का कारण क्या है? डिमांड गिर रहा है ना। उनका इसका सॉल्यूशन क्या है? वो क्या कहते हैं कि डिमांड उठाने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है डिमांड को बचाने का, कि गवर्नमेंट क्या करे? वो इंटरवीन करे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है? वो इंटरवीन करे। सरकार चुपचाप बैठ के मूक दर्शक बन के ना रहे। अगर इकोनॉमी में कुछ बुरा हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंटरवीन करे और इकोनॉमी को और अर्थव्यवस्था को पूरे स्तर पे, देश के स्तर पे, याद रखिए देश के स्तर का बात कर रहे हैं किंस, और यहीं से माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होगा। देश के स्तर पे क्या करे? इसको ठीक करे। कैसे ठीक करना है? डिमांड न गिर रहा है, सरकार क्या करेगी डिमांड बढ़ाने के लिए? पूरे देश में प्रोजेक्ट चलवा देगी कि बिहार में एक पुल बना दो, मुंबई में एक और पुल बना दो, समझ में आ रहा है, एक फैक्ट्री बना दो, मनरेगा देगी। सरकार कैसे कैसे डिमांड ठीक करेगी? ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सर, डिमांड ही ना गिर रहा है, डिमांड गिर रहा है, सरकार कैसे ठीक करेगी? आप लोग मनरेगा के बारे में जानते हैं। मनरेगा में क्या होता है? 100 दिन तक रोजगार, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का गारंटी है, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का गारंटी है। सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाएगी। कैसे? ब्रिज, रोड्स, है कि नहीं? जनधन अकाउंट्स में पैसा डाल देगी, जनधन अकाउंट्स में पैसा डाल देगी? नहीं डाल देगी। इन तीनों में पैसा आएगा, इन तीनों में लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा। और जब लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, लोगों के पॉकेट में जब पैसा आएगा, बताइए, तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा।
एम्प्लॉयमेंट वापस से बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वापस से बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा और ये अपने आप ठीक, फिर ये अपने आप पटरी पे आ जाएगा कि नहीं? तो कीन्स के अनुसार जब तक सरकार पूरे अर्थव्यवस्था को एक देश के स्तर पे नहीं देखेगी, एक बिजनेस को एक बिजनेस की तरह नहीं, देश को कई बिजनेसों का समूह देखना है कि देश में सिर्फ एक कंपनी नहीं, सिर्फ टाटा नहीं है, रिलायंस सब है, और सब मिल के सबके स्तर पे जब सरकार एक्शन लेती है तब क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो है डिप्रेशन से, रिसेशन से बाहर निकल जाती है। समझ में आ रहा है? डिप्रेशन से और रिसेशन से इकोनॉमिक्स बाहर निकल जाती है, इकोनॉमी बाहर निकल जाती है। तो यहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? बर्थ। ठीक है, क्या होता है? बर्थ। 1 सेकेंड। यहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? बर्थ होता है। जब जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं कि मार्केट अपने आप को नहीं संभाल सकता, जैसे एक इंसान को जब इतना चोट लग जाए कि वो अपने आप को संभाल ना पाए, उसको डॉक्टर का जरूरत है, उसी तरीके से जब देश में इतनी क्षति पहुंचने लगे, ऐसा कुछ परिस्थिति बन जाए जहां डिमांड बढ़ ही नहीं रहा है, उस केस में सरकार को बीच में आना पड़ता है। सो एक तरह से इंटरवेंशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कीन्स ने हरी झंडी दिखाई, जो एडम स्मिथ नहीं चाहते हैं। लेकिन एडम स्मिथ एडम स्मिथ 1780s में थे, ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन आया 1928 में, तो एडम स्मिथ तो थे नहीं इकोनॉमिक रिसेशन देखने के लिए। समझ में आ रहा है? एडम स्मिथ तो थे नहीं, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट कौन कर दिया? कीन्स। इन्होंने एक किताब लिखी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनी करके बुक है। मैं आपको बुक जब मैं खोलूंगा ना एनसीईआरटी में आपको दिखा दूंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनी एंड समथिंग ईटीसी करके कोई बुक है, ठीक है। इन्होंने इस बुक में बताया कि सरकार जो है वो इंटरवीन करे, वो चुपचाप ना रहे, वो बस पुलिस और कॉन्ट्रैक्ट में ही ना फंसी रहे, मार्केट को बचाए डूबने से। क्योंकि अगर मार्केट नहीं बचेगा तो याद रखिए 1928 में जो दुर्व्यवस्था पूरी दुनिया ने देखा वो दोबारा आ सकता है, और कभी भी आ सकता है। तो सरकार को क्या रहना पड़ेगा? एक्टिव। और इसी सरकार के एक्टिव होने से क्या जन्म ले लिया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज दैट वेरी क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग कैसे हुआ? नाउ यू नो, यू आर अवेयर। ओके, so it's time to end the video lecture. I hope you have enjoyed the video. Please continue the series, please be watch regularly and learn always. Thank you.